इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस होंगी। क्लास 12th जो है, यूपी बोर्ड जो है, उसमें क्वेश्चंस का पैटर्न कैसे आएगा। सीबीएसई ने 2022 से ही एनसीईआरटी को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था। कुशलता में वृद्धि होती है प्रबंध के माध्यम से। संगठन कार्य होता है, वो प्रबंध का दूसरा कार्य होता है। वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों को क्या क्या लाभ हुए भाई? नियोजन में पिछले 3 सालों में कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं? ध्यान रखना कि जो 2 नंबर के क्वेश्चंस है वो ज्यादा लंबा नहीं लिखना है, हम लोगों को पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? एकदम स्वस्थ और मस्त। मैं हूँ आपकी अपनी सौम्या मैम। तो आज मैं आपको क्या बताने वाली हूँ? देखो बच्चों, आप लोग बोर्ड में हो, क्लास 12th में हो, और क्लास 12th जो है, यूपी बोर्ड जो है, उसमें क्वेश्चंस का पैटर्न कैसे आएगा, यानी कितने नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, 5 नंबर के, 2 नंबर के, एमसीक्यू नंबर के, और जो 10 नंबर के क्वेश्चंस है, वो हम लोगों ने पैटर्न अभी देखा था प्रीवियस वीडियोस में, है ना। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्या बताने वाली हूँ? इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस होंगी, क्योंकि पिछले 5 सालों के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में जो 2 नंबर के क्वेश्चंस आए हुए हैं यूपी बोर्ड में, आज हम उसकी बात करने वाले हैं जी। यानी हम बात करेंगे व्यवसाय अध्ययन बिजनेस स्टडीज में बेसिकली यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए कि जो पीवाईक्यूज आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस आए हैं, उसमें जो 2 नंबर के क्वेश्चंस हैं 2 मार्क्स के, वो पिछले साल कौन कौन से आए हैं। इस क्वेश्चंस को हम लोगों को 2 नंबर के क्वेश्चंस को कैसे आंसर करना है, कितना लिखना है, कितनी जरूरत होगी हम लोगों को, कौन कौन से पॉइंट्स डालने होंगे क्वेश्चंस को आंसर्स करते समय, ये सारे प्रमुख चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। तो एकदम तैयारी जबरदस्त और धमाकेदार अंदाज में करने के लिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को स्टेट बोर्ड हूबहू उठा करके देता है बेटा। तो हमारी तैयारी भी जबरदस्त तभी होगी जब हम पीवाईक्यूज को अच्छे से अध्ययन करेंगे, और पीवाईक्यूज क्वेश्चंस के कैसे लिखना है, यानी प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस आए हैं उसके आंसर्स को कैसे देना है, इसको भी समझेंगे। ठीक है, तो देखो बेटा, हम लोग स्टार्ट करते हैं। यूपी बोर्ड आज का टारगेट है 2 नंबर, आज का टारगेट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आज कितने चैप्टर्स कवर होंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 6 तक आज इसी वीडियो में 2 नंबर के क्वेश्चंस को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो कौन कौन से चैप्टर्स कवर हो जाएंगे? प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व, प्रबंध के सिद्धांत, व्यावसायिक वातावरण, नियोजन, संगठन और नियुक्तिकरण, यानी चैप्टर नंबर 1 to चैप्टर नंबर 6। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। और बेटा ये भी देखना है कि जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, क्या वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, क्या उनके आने की संभावना ज्यादा होगी। हाँ बच्चों, स्टेट बोर्ड में, चाहे यूपी बिहार कोई भी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड में भी, स्टेट बोर्ड में क्वेश्चंस होते हैं रिपीट, या रिपीट अगर नहीं होते, जैसे मान लो 2 नंबर का क्वेश्चन आया, ठीक है, यही 2 नंबर का क्वेश्चन व्याख्या के साथ 5 नंबर में भी आ सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि 2 नंबर का जो क्वेश्चन अभी 2 नंबर में आया है, थोड़ा और ज्यादा लिखने के लिए 10 नंबर में भी आता है। तो हमें जानना होगा कि जो भी क्वेश्चंस यूपी बोर्ड में आए हुए हैं पिछले 5 सालों में, वो क्वेश्चंस क्या क्या हैं, और ये क्वेश्चंस आने की जो संभावना होती है वो भी बढ़ जाती है। ठीक है, इसीलिए हम लोग इस पूरे वीडियो में ये देखेंगे कि पीवाईक्यूज कौन कौन से सॉल्व करेंगे। तो बेटा लास्ट जो 5 इयर्स के क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है कि मैम कौन कौन से। तो सबसे पहले देखो बेटा, 2020 जो था, ईयर 2020, इसमें क्या हुआ था? इसमें हम लोगों का यूपी बोर्ड का जो सिलेबस था ना, वो चेंज था, यानी 2020 के बाद जो पेपर्स आए हैं ना, उसमें सिलेबस चेंज हो गया है। 2020 का अगर क्वेश्चंस पेपर तुम उठाओगे बीएसटी का स्पेशली, तो उसमें तुम्हें जो चैप्टर्स और जो सिलेबस है और जो क्वेश्चंस हैं, उसका जो पैटर्न है वो थोड़ा अलग मिलेगा आज के, यानी 2020 में जो पेपर आया है वो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होने वाला है। बात करते हैं 2021 की। तो 2021 में यूपी बोर्ड ने क्या किया था? एग्जाम्स नहीं हुए थे। क्यों नहीं हुए थे भाई? क्योंकि आप सब जानते हैं कि कोरोना
काल चल रहा था और कोरोना की वजह से एग्जाम्स उस साल हुए ही नहीं थे, यानी बोर्ड ने कोई भी पेपर कंडक्ट नहीं कराया था। तो 2021 में आपको पेपर मिलेगा ही नहीं। बात करते हैं फिर 2022 की। 2022, 2023, 2024, ठीक है, यानी ये जो पिछले 3 साल हैं, 3 इयर्स, इसमें क्या किया था, सीबीएसई ने 2022 से ही एनसीईआरटी को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था। यानी एनसीईआरटी का मतलब ये हो गया कि समान पाठ्यक्रम, समान सिलेबस सभी बोर्डों में लागू हो गया था। तो 2021 का जो क्वेश्चन पेपर है वो आपका एनसीईआरटी बेस्ड है और यही आपका वर्तमान सिलेबस भी चल रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि 2022, 2023 और 2024 का जो क्वेश्चन पेपर है बीएसटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर या पीवाईक्यूज हो सकते हैं, ठीक है। इन्हीं 3 सालों को आधार मान करके हम लोग क्वेश्चंस चेक करेंगे, क्वेश्चंस को देखेंगे। चलो पहला चैप्टर देखते हैं, प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व में से 2 नंबर के कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं और इसका आंसर्स हम लोगों को कैसे लिखना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो 2023 में आया हुआ है चैप्टर नंबर 1 से, वो है प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है, स्पष्ट कीजिए। बेटा इसमें कह रहे हैं कि प्रबंध जो है वो कला और विज्ञान दोनों है। तो सबसे पहले हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से उठाया गया है। ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से है, ये तो सबको समझ में आ गया। और कला और विज्ञान का मतलब हो गया प्रबंध की प्रकृति से, यानी प्रबंध की प्रकृति से ये क्वेश्चन बनकर आया है, ठीक है। ठीक, प्रबंध की प्रकृति, ठीक। नेचर ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। देखो बेटा ऐसा कहा गया कि प्रबंध क्या है, प्रबंध विज्ञान भी है, प्रबंध कला भी है और प्रबंध पेशा भी है। यानी प्रबंध को विज्ञान, कला और पेशे के रूप में प्रकृति के अंदर बताया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है, स्पष्ट करना है। तो हम लोग देखेंगे कि कला की क्या विशेषताएं हैं। कला क्या होता है, कला मतलब आर्ट, और आर्ट की जो विशेषताएं होती हैं वो क्या होता है, व्यवस्थित निकाय, ज्ञान का व्यवस्थित निकाय, ज्ञान का व्यवस्थित निकाय, ये कला की पहली विशेषता होती है ना। ज्ञान का व्यवस्थित निकाय का मतलब क्या हो गया, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी जिसे पढ़ा जा सके। किताबें जब उपलब्ध होती हैं ज्ञान के लिए या कोर्सेज होते हैं कि कला को कोर्सेज के माध्यम से पढ़ा जा सकता है, किताबें उपलब्ध है, विषय सामग्री उपलब्ध है, तो हम लोग कहते हैं कि ये ज्ञान का व्यवस्थित निकाय यहाँ पर है। सेम चीज प्रबंध में पाई जाती है बेटा। प्रबंध में भी किताबें उपलब्ध है ना। प्रबंध में भी विभिन्न कोर्सेज खुल गए हैं, एमबीए कोर्स हो गया है, डिप्लोमा कोर्स हो गया है। इसमें बहुत सारे ज्ञान जो है उसको सीखा जा सकता है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज उपलब्ध होता है। अतः कला की ये जो विशेषता है वो प्रबंध में भी पाई जाती है, ठीक है। फिर कला की अगर हम बात करें तो कला की दूसरी विशेषता क्या होती है। कला की दूसरी विशेषता जो है, यहाँ हम लोग लिख देंगे विशेषताएं, ठीक है, जो कि कला की है। कला की जो दूसरी विशेषता होती है वो क्या होती है भाई, व्यक्तिगत अनुप्रयोग, यानी पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान जो सीखा गया है, पढ़ा गया है, उसको व्यक्तिगत रूप से अप्लाई या लागू किया जाता है कला में। तो कला में ज्ञान का क्या होता है, ज्ञान का पूरी तरह से अनुप्रयोग होता है, एप्लीकेशन होता है, ठीक है। अब ये जो प्रबंध की कला की जो दूसरी विशेषता है वो क्या प्रबंध में पाई जाती है, हाँ बिल्कुल पाई जाती है।
प्रबंध में एक प्रबंधक जो है, जो भी अपने विवेक, अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है और समस्या को सॉल्व करता है। तो कहने का मतलब है कि प्रबंध में एक प्रबंधक अपने निर्णय लेता है, अपनी सूझबूझ से लेता है, अपने ज्ञान, अपने कौशल का प्रयोग करके समस्या को सॉल्व करता है। तो प्रबंध में भी व्यक्तिगत अनुप्रयोग प्रबंधक करता है, यानी कला की ये विशेषता प्रबंध में पाई जा रही है हूबहू। अब हम बात करते हैं कि क्या कला की कोई और विशेषता होती है, तो हाँ बिल्कुल होती है। कला जो है वो सृजनशीलता देती है, रचनात्मकता देती है, क्रिएटिविटी होती है कला में। कोई भी कलाकार क्या होता है, रचनाशील होता है, क्रिएटिव होता है, सृजनशील होता है। बिल्कुल सेम ये विशेषता भी प्रबंध में पाई जाती है, क्योंकि प्रबंधक भी क्या करता है, वो बहुत सारे ऐसे सिद्धांत हैं जिसमें मॉडिफिकेशन यानी बदलाव ला करके किसी भी परिणाम तक पहुंचने के लिए अपना प्रयोग करता है, अपनी सृजनशीलता, अपने विवेक, अपनी रचना, अपनी बुद्धि, अपने कौशल, अपने अनुभव का प्रयोग करता है। तो रचनाशीलता प्रबंध के केस में भी पाई जाती है। ठीक है, तो प्रबंध में कला की ये विशेषता भी पाई जा रही है। तो पूर्णतः हम कह सकते हैं कि कला की जितनी भी विशेषताएं हैं वो प्रबंध में पाई जा रही हैं। अतः प्रबंध जो है वो कला तो बिल्कुल है। आइए बात करते हैं विज्ञान। तो विज्ञान की विशेषता क्या होती है? विज्ञान में भी क्या होता है, ज्ञान का व्यवस्थित निकाय होता है विज्ञान में भी। ठीक है, विज्ञान की भी ये विशेषताएं होती है, क्योंकि विज्ञान को भी पढ़ा जाता है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। और ये चीज किसमें, प्रबंध में भी पाई जा रही है। विज्ञान क्या होता है बेटा? विज्ञान जो होता है वो हमने देखा था विज्ञान के केस में कि जो विज्ञान की विशेषताएं हैं, पहली विशेषता क्या होती है? व्यवस्थित, ज्ञान का व्यवस्थित निकाय। ठीक है, ये विशेषता कला में भी पाई जा रही है, अरे प्रबंध में भी पाई जा रही है और कला में भी पाई जा रही है। ठीक है, दूसरी जो विशेषता होती है बेटा वो होती है कारण और परिणाम पर आधारित। कारण और परिणाम पर आधारित होते हैं वैज्ञानिक सिद्धांत, है ना। सेम ये विशेषता भी प्रबंध में पाई जा रही होती है, क्योंकि प्रबंध भी क्या है, कारण और परिणाम पर आधारित सिद्धांतों का प्रतिवेदन करता है। यानी कोई सिद्धांत अगर प्रबंधक यूज करता है, अनुप्रयोग करता है, तो वो सिद्धांत किसी सिचुएशन में, किसी स्थिति में ये परिणाम से ये इस परिणाम देगा या इस कारण से ये परिणाम प्राप्त होगा, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो ये विशेषता भी पाई जा रही है। फिर होता है सार्वभौमिक वैधता। ये जो विज्ञान की विशेषता है वो प्रबंध में हूबहू नहीं पाई जाती है बेटा, क्योंकि प्रबंध में जो सिद्धांत होते हैं उनको क्या करते हैं, मॉडिफाई यानी बदल करके प्रयोग किया जाता है स्थिति के अनुरूप, यानी परिवर्तन संभव होता है। जबकि साइंस या विज्ञान के जो सिद्धांत होते हैं वो सार्वभौमिक वैधता रखते हैं, हर जगह लागू होते हैं और हर जगह एक ही परिणाम प्राप्त होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि विज्ञान की जो विशेषताएं हैं उसमें दो विशेषताएं पूरी तरह से प्रबंध में लागू होती हैं। अतः प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों है, क्योंकि इसमें कला एवं विज्ञान की विशेषताएं पाई जाती हैं। ये तो मैंने आप लोगों को पूरी तरह से ये समझा दिया कि आप कैसे इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। अगर लिखने की बात आए तो लिखने में भी पहले आप कला की विशेषता लिखेंगे, फिर विज्ञान की विशेषता लिखेंगे, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है उसको, और लास्ट में कंक्लूजन या निष्कर्ष देंगे
कि इस आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रबंध जो है वो कला और विज्ञान दोनों है, क्योंकि इसमें कला और विज्ञान दोनों की विशेषताएं पाई जा रही हैं। ठीक है, अब अगर बात करें तो देखिए आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं कि प्रबंध क्या है, कला भी है और विज्ञान भी है, क्योंकि इसके वैज्ञानिक एवं कलात्मक रूपों को अलग नहीं कर सकते हैं, दोनों इसमें पाए जाते हैं। कला के रूप में प्रबंध में व्यवहारिक ज्ञान होता है, व्यवहारिक ज्ञान जिसे हम पढ़ते हैं उसको ज्ञान को व्यवहारिक रूप में प्रयोग करते हैं, निपुणता का प्रयोग किया जाता है, रचना का प्रयोग होता है, उद्देश्य एवं अभ्यास द्वारा विकास आदि होता है। ये विशेषताएं जो है वो कला की विशेषताएं हैं। और विज्ञान के रूप में कारण और परिणाम का संबंध भी कहीं ना कहीं पाया जाता है, जैसे कि विज्ञान में पाया जाता है वैसे कला में भी पाया जाता, प्रबंध में भी पाया जाता है। नियम का परीक्षण किया जाता है, योग्यता व परिणामों का पूर्वानुमान आदि विशेषताएं जो कि विज्ञान की विशेषताएं हैं वो भी प्रबंध में होती हैं। अतः प्रबंध जो है कला और विज्ञान दोनों है। इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो 2023 में आया हुआ ये क्वेश्चन था 2 नंबर का। इसके बाद देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से जो आया है वो है प्रबंध के महत्व को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे महत्व यानी सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस की बात की जा रही है मैनेजमेंट की। ये क्वेश्चन भी बेटा 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रबंध के महत्व को स्पष्ट करना है। तो देखिए जल्दी से इसके आंसर्स को लिखने के लिए ऐसा फ्लो चार्ट बना सकते हैं। ठीक है, इस फ्लो चार्ट के माध्यम से प्रबंध की जितनी भी विशेषताएं हैं आप बता सकते हैं। जैसे पहले आपने बीच में लिख दिया प्रबंध का महत्व। ठीक है, इस महत्व में देखो पहला महत्व क्या है, गतिशील संगठन का निर्माण करता है। एक प्रबंध जो है, एक मैनेजमेंट जो है वो डायनेमिक एनवायरनमेंट का क्या करता है, निर्माण करता है। प्रबंधक ही श्रमिक या कर्मचारी से जो वातावरण में हो रहे परिवर्तन हैं उनको अपने आंतरिक वातावरण में अपनाने के लिए तैयार करवाता है। ठीक है, और जो भी विधि या प्रविधि या जो भी कार्य करने की जो तरीके हैं उनमें बदलाव लाता है। तो गतिशील एनवायरनमेंट, गतिशील वातावरण का निर्माण करना प्रबंध का पहला महत्व हो जाएगा। दूसरा क्या है, कुशलता को बढ़ाता है। कुशलता का मतलब होता है लागत में कमी होना और उत्पादन में वृद्धि होना। एक अच्छा प्रबंधक, एक अच्छा प्रबंधन सिस्टम या व्यवस्था किसी भी संगठन में अच्छे से कार्य करने के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर प्रबंधन अच्छा है तो लागत में कमी आएगी, कर्मचारी ज्यादा कार्य करेंगे, उत्पादन ज्यादा बढ़ेगा। तो कुशलता में वृद्धि होती है प्रबंध के माध्यम से। इसके बाद बात करते हैं व्यक्तिगत उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। व्यक्तिगत उद्देश्य का मतलब हो गया कर्मचारियों से संबंधित जो भी हित होते हैं, कर्मचारी जो भी वेतन वृद्धि या बोनस चाहते हैं या कर्मचारी जो भी पदोन्नति चाहते हैं, पदोन्नति चाहते हैं, उन सब के लिए कहीं ना कहीं प्रबंधक क्या करता है, प्रयास करता है। और प्रबंधक व्यक्तिगत जो भी इंटरेस्ट या हित हैं उनको पूरा करवाता है। इसके बाद देखो बेटा, प्रबंध का जो महत्व है वो सामूहिक लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करता है। सामूहिक लक्ष्य का मतलब ग्रुप गोल हो गया। ग्रुप गोल का मतलब संगठन का मुख्य उद्देश्य हो गया। तो व्यक्तिगत उद्देश्यों को भी पूरा करते हुए सबसे पहले प्राथमिकता किसको देगा प्रबंधक, संगठन में सामूहिक उद्देश्यों को। यानी जो समूह का, जो संगठन का मुख्य उद्देश्य होता है लाभ वृद्धि करना, विक्रय में वृद्धि करना, उत्पादन में वृद्धि करना, उस सामूहिक उद्देश्य को प्राप्त करने का सबसे कह सकते हैं कि तरीका होता है वो अच्छे प्रबंधन के माध्यम से ही संभव होता है। इसके बाद देखो बेटा, प्रबंध के महत्व में आप ये लिख सकते हैं समाज के विकास में सहायता करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर रोजगार मिलेगा लोगों को और अगर संगठन अच्छा करेगा तो वो सामाजिक कार्यक्रम में भी भागीदारी लेगा, तो समाज का भी विकास। और कहने का मतलब यह है कि अगर संगठन अच्छा करेगा अच्छे प्रबंध से तो जीडीपी में भी वृद्धि होगी, है ना। और जीडीपी में यदि वृद्धि होगी तो अर्थव्यवस्था भी अच्छी होगी, जिससे कि समाज के जितने भी लोग हैं उनका भी विकास होगा। तो ये सब क्या है, ये सब प्रबंध के महत्व हैं। इस तरह से आप डायग्राम के माध्यम से बता सकते हैं 2 नंबर के लिए। नहीं तो फिर आप इस तरह से पैरा से भी समझा सकते हैं जिसमें प्रबंध के महत्व को लिखा गया है। व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है जिसमें विभिन्न साधनों का प्रयोग किया जाता है
और उत्पादन और विपणन किया जाता है। इनके समुचित प्रबंध के द्वारा ही ये संभव होता है कि उत्पादन और वितरण अच्छे से हो सके, है ना। जहां प्रबंध, जहां मैनेजमेंट अच्छा होगा, वहां पर ही कार्य और उत्पादन और जो वितरण जो है वो अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, तो प्रबंध, पीटर एफ ड्रकर ने कहा है प्रबंध के महत्व में कि प्रबंध प्रत्येक व्यवसाय का गतिशील यानी कहीं ना कहीं व्यवसाय को गतिशील कर रहा है, डायनामिक कर रहा है, वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार बनाए रख रहा है। ठीक है, जीवनदायिनी तत्व है भाई। जीवनदायिनी का मतलब यहाँ प्रबंध को क्यों कहा गया? एक संगठन सफलता के साथ सरवाइव या चल सकता है लंबे समय तक यदि उस संगठन का प्रबंधन या मैनेजमेंट बढ़िया हो। अगर प्रबंधन अच्छा नहीं है, प्रबंध अच्छे से नहीं है, कार्यों में प्रभावता नहीं है, कुशलता नहीं है, तो लाभ भी नहीं होगा, और जब लाभ नहीं होगा तो फिर संगठन भी लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। तो जीवनदायिनी तत्व कहा गया है प्रबंध को इसलिए। इसके साथ ही साथ देखो बेटा, इसके नेतृत्व के बिना यानी प्रबंधक नहीं होगा और उसका नेतृत्व नहीं होगा तो उत्पादन के जो साधन है वो मात्र ही साधन रह जाएंगे, वो कभी भी उत्पादकता में तब्दील या कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। तो आप ये भी लिख सकते हैं। तो रॉबिन्सन के अगर शब्दों में हम बात करें तो कोई भी व्यवसाय स्वयं नहीं चल सकता है, चाहे वो संवेग की स्थिति में हो क्यों ना हो। इसके लिए इसे नियमित उद्दीपन की आवश्यकता पड़ती रहती है। उद्दीपन का मतलब कहीं ना कहीं एनकरेज करने की आवश्यकता पड़ती रहती है। व्यवसाय में कहीं ना कहीं एक उद्दीपक का कार्य करता है एक अच्छा प्रबंधन या एक अच्छा प्रबंधक। ठीक है, तो यह उद्दीपन व्यवसाय को प्रबंध के माध्यम से ही प्रदान होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मानव शरीर के लिए मस्तिष्क की आवश्यकता होती है, वैसे ही व्यावसायिक संगठन के लिए प्रबंधन की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से पैरा के माध्यम से भी आप सारे महत्व को बता सकते हैं, या फ्लो चार्ट और डायग्राम के माध्यम से भी आप प्रबंध के महत्व को स्पष्ट कर सकते हैं 2 नंबर के लिए। कोई एक ही करिए, ठीक है। सारा ज्यादा अगर आपको समय नहीं है तो बहुत ज्यादा लिखने की कोशिश मत करिए। इसके बाद देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। कौन से बोर्ड में आया है? यूपी बोर्ड की बात कर रहे हैं, और 2023 में क्वेश्चन ये आया है, यानी चैप्टर नंबर 1 से 2023 में 2 नंबर के क्वेश्चंस ज्यादा हैं। ठीक, प्रबंध के तत्व क्या है? अब कंफ्यूज हो गए आप लोग, क्योंकि अब तक आपने प्रबंध की महत्व पढ़ा, प्रबंध की प्रकृति पढ़ा था, प्रबंध की विशेषताएं पढ़ी थी, प्रबंध के उद्देश्य पढ़े थे, है ना, प्रबंध के कार्य पढ़े थे, लेकिन प्रबंध का तत्व तो आप लोगों ने कुछ ऐसा पढ़ा नहीं है, बुक में तो लिखा नहीं है। तो क्या मतलब हुआ प्रबंध के तत्व का? बेटा, प्रबंध के तत्व का कुछ और मतलब नहीं है यहाँ पर, बल्कि मतलब है प्रबंध के तत्व का मतलब हुआ कि प्रबंध के अंदर क्या क्या चीजें की जाती हैं, यानी प्रबंध के कार्य की बात कर रहे हैं। तो इसका अगर मैं बात करूं, या करके आप लिख सकते हैं प्रबंध के कार्य, प्रबंध के कार्य बताने की बात हो रही है यहाँ पर। तो भाई आप सब जानते हैं कि प्रबंध के मुख्यतः 5 कार्य होते हैं और ये प्रक्रिया के माध्यम में किए जाते हैं किसी संगठन में। इसका मतलब हो गया कि प्रबंध का जो 5 कार्य है उसका एक निश्चित क्रम होता है। तो सबसे पहले हम क्या बात करते हैं? नियोजन कार्य की, यानी प्लानिंग की। नियोजन पहला प्रबंध का कार्य होता है। दूसरा जो होता है वो होता है संगठन, ठीक है। तीसरा जो होता है वो आपका होता है नियुक्तिकरण, ठीक है। और इसके बाद का जो होता है वो होता है आपका निर्देशन, ठीक। और लास्ट वाला जो प्रबंध का कार्य है वो किसी संगठन में नियंत्रण करना होता है। ये 5 संगठन में प्रबंध के कार्य होते हैं और इन 5 का यही क्रम भी होता है। तो 2 नंबर के क्वेश्चंस के लिए क्या हमें इतना ही लिखना है? नहीं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। यानी थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन में आप बता सकते हैं प्रबंध के सभी कार्यों के बारे में। जैसे नियोजन कार्य का मतलब क्या होता है? कब, क्या, कैसे, कौन करेगा, इसकी रूपरेखा तैयार कर लेना ही नियोजन है। नियोजन कार्य में एक प्रबंधक पहले से ही निश्चित कर लेता है उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कौन कौन से कार्य किए जाएंगे, कितने संसाधन लगेंगे, कब कार्य करना है, ये सब कुछ पहले से ही एक तरह से विचार कर लिया जाता है और नियोजन में विचार प्रक्रिया होती है, ठीक है।
तो नियोजन इसका अर्थ है इकाई के उद्देश्यों का निर्धारण करना। इनमें यह पूर्व निर्धारित कर लिया जाता है कि क्या, कैसे और कब किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद जो संगठन कार्य होता है वो प्रबंध का दूसरा कार्य होता है। इसमें एक प्रबंधक ये देखता है कि टोटल कार्य क्या है, कुल कार्य क्या है, और कार्यों की पहचान करके उनका विभागीकरण कर लिया जाता है, यानी एक जैसे कार्यों को एक विभाग बना दिया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, उस विभाग में उत्तरदायित्व और अधिकार तय किए जाते हैं, यानी जॉब का सृजन किया जाता है, स्तर का निर्माण किया जाता है, और अधिकार और उत्तरदायित्व के आधार पर ही प्रबंध के 3 स्तर बनते हैं, उच्च, मध्य और निम्न स्तर। ठीक है। इसके बाद अधिकार और उत्तरदायित्व के आधार पर जो होता है वो उत्तरदेयता फिक्स की जाती है। ठीक है। इसके बाद कार्य सौंप दिए जाते हैं और अधिकार उत्तरदायित्व का अंतरण कर दिया जाता है और संसाधनों का बंटवारा हो जाता है। ये सब कार्य संगठन कार्य के अंदर ही होते हैं। तो संगठन, इसमें की जाने वाली क्रियाओं को पहचानना, यानी संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी क्रियाएं की जा रही हैं उसको पहचाना जाता है। समान क्रियाओं का समूहीकरण करके, ग्रुपिंग करके विभागों की रचना की जाती है, डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं, और संगठन में संपूर्ण संस्था में अधिकार और दायित्व यानी पावर और ड्यूटीज के संबंधों की स्थापना की जाती है। तीसरा जो नियुक्तिकरण कार्य होता है बेटा, वो क्या है, इसमें मानव शक्ति का आवश्यकता का पता लगाया जाता है। ठीक है। मानव शक्ति का पूर्वानुमान लगाया जाता है। ठीक है। इसके बाद चयन, भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, विकास किया जाता है, और उचित पद पर उचित व्यक्ति का चुनाव किया जाता है, यानी मानव संसाधन प्रबंध से संबंधित कार्य नियुक्तिकरण में होता है। इनमें मानव शक्ति नियोजित कर्मचारियों की नियुक्ति और उनका प्रशिक्षण किया जाता है, मूल्यांकन और पारिश्रमिक इत्यादि शामिल होते हैं। निर्देशन कार्य ये बहुत ही व्यापक कार्य होता है। एक तरह से कह सकते हैं कि अभी तक सब चीजों की रूपरेखा ही बन रही थी, एक्चुअल यानी वास्तविक कार्य अभी तक किया नहीं गया। तो निर्देशन कार्य के माध्यम से एक प्रबंधक किसी संगठन में वास्तविक कार्य की शुरुआत करता है। ठीक है। तो जिसका संबंध अंतर व्यवस्थित संबंधों से है, इसमें अधीनस्थों के साथ संप्रेषण किया जाता है, उन्हें नेतृत्व किया जाता है, उन्हें अभिप्रेरित किया जाता है और उनका पर्यवेक्षण किया जाता है, यानी चारों एलिमेंट तत्व डायरेक्टिंग के इसमें होते हैं। ठीक है। नियंत्रण ये आखिरी कार्य है एक प्रबंधक का। इसमें वास्तविक प्रगति की निर्धारित प्रमापों के साथ तुलना की जाती है। बेटा नियंत्रण के माध्यम से ही जो प्रमाप, जो स्टैंडर्ड, जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं उनको सही तरीके से पूरा या प्राप्त किया जा सकता है। तो नियंत्रण कार्य कहीं ना कहीं वास्तविक कार्य निष्पादन की प्रमापों से तुलना करके विचलन ज्ञात करता है, और विचलन यदि ज्यादा होते हैं तो उसका कारण पता लगाया जाता है, और कारण पता लगाने के बाद फिर से सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है ताकि वापस फर्दर विचलन ना हो, अंतर ना हो। यही है नियंत्रण। तो नियंत्रण कहीं ना कहीं प्लानिंग के द्वारा जो भी बनाया गया है, जो भी तय किया गया है, उसको प्राप्त करने के लिए आगे आने वाला कार्य है। ठीक है। तो वास्तविक प्रगति लक्ष्य के अनुसार ना हो तो सुधारात्मक कदम उठाए जाते हैं नियंत्रण कार्य के माध्यम से। बेटा ये 2 नंबर में एक एक लाइन, 2-2 लाइन लिख करके आप ऐसे डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए यही सेम क्वेश्चन 5 नंबर में आ गया बोर्ड में, तो थोड़ा आपको ज्यादा एक एक कार्य के बारे में बताना पड़ेगा, थोड़ा अच्छे से इसकी विशेषताएं बतानी पड़ेंगी कार्यों की, तब जाकर के आप इसे डिस्कस करेंगे तो 5 में 5 नंबर आपके आएंगे। ठीक है। इसके बाद देखिए बेटा, ये चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो गया। अब तक चैप्टर नंबर 1 से पिछले 3 सालों से जो भी बोर्ड में क्वेश्चंस आए हैं एनसीईआरटी के आधार पर, सिलेबस के आधार पर हमने डिस्कस किए। चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 का मतलब प्रबंधन के सिद्धांत। इसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस पिछले 3 सालों, पिछले 4-5 सालों में आए हुए इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं 2 नंबर के। सबसे पहले बात करते हैं 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, वैज्ञानिक प्रबंध से कर्मचारियों को क्या लाभ है। भाई इसमें सीधा स्पष्ट
सिर्फ और सिर्फ इंडिकेट कर रहे हैं वैज्ञानिक प्रबंध को और वैज्ञानिक प्रबंधों से कर्मचारियों के लाभ को। तो आप सब जानते हैं कि जो वैज्ञानिक प्रबंध होते हैं वो कारखाना पद्धति के लिए ज्यादा उपयुक्त होते हैं। ठीक है, यानी कारखाना में, फैक्ट्री में जब कार्य किया जाता है तो एफ.डब्ल्यू. टेलर जी ने बहुत सारे सिद्धांत और तकनीक प्रयोग किए थे और उससे क्या हुआ, उत्पादकता, उत्पादन में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई थी और कर्मचारियों को बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त हुआ था, श्रमिक लोगों को बहुत लाभ हुआ था। एक तो पहले सबसे बड़ी बात होती है कि श्रमिक का जो उत्पादकता है वो बढ़ जाती है और श्रमिक की जो मजदूरी है वो बढ़ जाती है, कुशलता जो है वो बढ़ जाती है और जो घंटा यानी प्रति घंटा वो जो लोग कार्य करते हैं यानी उनके पूरे टोटल घंटों में कमी आती है कार्यों के। ठीक है, तो इसको लिखने के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं, वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों को क्या क्या लाभ हुए भाई, कार्य कुशलता में वृद्धि होती है, उनका एफिशिएंसी लेवल बढ़ जाता है, वो ज्यादा कार्य कर पाते हैं क्योंकि तकनीक लगा दी गई है। जैसे थकान अध्ययन, थकान अध्ययन तकनीक ये कहती है कि एक कार्य को करने में कितना समय समय पर किसी भी कर्मचारी को ब्रेक देना चाहिए, थोड़ा थोड़ा विश्राम देना चाहिए और विश्राम की आवृत्ति भी कितनी बार देना है ये भी तय करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये वैज्ञानिकता के आधार पर तय किया गया कि थकान अध्ययन तकनीक का प्रयोग किया जाए कार्यों के दौरान। इससे क्या होगा, श्रमिक की कार्यकुशलता बढ़ेगी। यदि वो थक जाते हैं और उनको बीच में आराम मिल जाता है, उसके बाद फिर से वो कार्य करना शुरू करते हैं, इससे वो उत्पादकता के साथ कार्य कर पाएंगे। ठीक है, तो कार्यकुशलता में वृद्धि होती है वैज्ञानिक तरीके से कार्य करवाने से। सही व्यक्ति को सही कार्य दिया जाता है जिसमें वो निपुण हो, यानी कार्य विभाजन भी, स्पेशलाइजेशन भी सही तरीके से होता है, योग्यता के अनुसार कार्य दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे कार्य अध्ययन तकनीक में इस्तेमाल किया जाता है। प्रशिक्षण दिया जाता है कर्मचारियों को, ठीक है, जिससे कर्मचारियों के कार्यों में वृद्धि होती है और प्रमाणीकृत तरीके से कार्य होते हैं। मजदूरी में वृद्धि होती है भाई, आपने एक तकनीक पढ़ी होगी, विभेदात्मक मजदूरी पद्धति तकनीक, जिसमें एक कुशल कर्मचारी जो कि स्टैंडर्ड यानी टारगेट से ज्यादा कार्य करता है, उसे प्रति इकाई मजदूरी दर में वृद्धि दी जाती है। इससे क्या होता है, कुशल कर्मचारियों को ज्यादा मजदूरी मिलती है, अकुशल कर्मचारियों को मजदूरी कम मिलती है, तो मजदूरी में वृद्धि होती है। वैज्ञानिक प्रबंध श्रमिकों को कार्य कुशलता में वृद्धि के साथ साथ उनकी मजदूरी में भी वृद्धि करता है। ठीक है, इसके बाद देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सहयोग की भावना क्या है। सहयोग की भावना एक सिद्धांत है हेनरी फ्योल जी का। यह सिद्धांत है एस्प्रिट डे कॉर्प्स प्रिंसिपल, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। इस सिद्धांत में हेनरी फ्योल ने यह कहा था कि किसी भी संगठन में टीम या टोली बना करके कार्य होने चाहिए, टीम भावना होनी चाहिए, आई वाली भावना नहीं होनी चाहिए, वी वाली भावना होनी चाहिए, यानी आई को रिप्लेस कर देना चाहिए वी से। ठीक है, हम वाली भावना से कार्य होना चाहिए। यदि एक व्यक्ति या कुछ ही व्यक्ति संगठन में उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य करेंगे और अपना अपना कार्य सिर्फ देखेंगे और समूह भावना या टीम भावना में कार्य नहीं होगा, तो संगठन अपने सामूहिक उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो सबको एक दूसरे के लिए भी प्रयास करना चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए, यही ये सिद्धांत कहता है। कैसे आप इस सिद्धांत को लिख सकते हैं, इसको लिखने के लिए बेटा आप प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करिए कि सहयोग की भावना से हमारा अर्थ है काम करने में जुट लाने की भावना, एकजुट लाने की भावना से। ठीक है, अपने व्यवसाय की इज्जत के लिए कार्य करना चाहिए, अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करना चाहिए। फ्योल ने मिलकर कार्य करने पर बहुत जोर दिया है। अतएव जब तक कर्मचारी मिलकर एक टोली में, एक टीम में के रूप में कार्य नहीं करेंगे, तब तक एक सफलता जो है वो संदिग्ध बनी रहेगी। ठीक है, तो टीम भावना यानी मैं की भावना नहीं होनी चाहिए, बल्कि हम की भावना के द्वारा, हम की भावना के द्वारा कार्य किया जाना चाहिए।
आप इसमें एक उदाहरण भी दे सकते हो, जैसे संगठन में 5 लोगों को 100 यूनिट उत्पादन करने के लिए कहा गया। ठीक है, जिसमें से एक मजदूर बीमार हो गया, अतः बचे हुए ठीक है, जिसमें से एक, जैसे संगठन में 5 लोगों को 100 यूनिट उत्पादन करने के लिए कहा गया, जिसमें से एक मजदूर जो है वो बीमार हो गया है, तो बचे हुए 4 मजदूर आपस में कार्य बांट लेंगे, जिससे समय पर कार्य पूर्ण हो सकेगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि वो मजदूर बीमार पड़ गया तो हम उसका कार्य क्यों करें, हमें उससे क्या मतलब है। इसमें क्या है, इसमें टीम भावना आई, सभी एक दूसरे का सहयोग करने के लिए उस जो मजदूर बीमार हो गया था उसका जो भी यूनिट बच गया था, जैसे मान लीजिए 20 यूनिट बच गया होगा, तो 20 यूनिट का सभी चारों ने आपस में बांट लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो गया कि सबने कार्य को टाइम पर पूरा करवा दिया मिल करके। ठीक है, तो इस उदाहरण के माध्यम से भी आप इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद देखो बेटा 2022 में एक क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रबंध के सिद्धांत सार्वभौमिक क्यों कहे जाते हैं। ये जो प्रबंध के सिद्धांत हैं उन्हें सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है इसका देखो बेटा, सार्वभौमिक का मतलब होता है जो हर जगह पाए जाएं। इस वर्ड का मतलब ही होता है व्यापक या यूनिवर्सल, जो हर जगह पाए जाएं। ऐसी सारी चीजें जो सभी जगह लागू हो रही हों। तो प्रबंध के सिद्धांत क्या हैं, वो हर प्रकार के संगठन में पाए जाते हैं, चाहे वो व्यापारिक संगठन हो या गैर व्यापारिक संगठन हो, चाहे वो उद्योग हो या स्कूल हो, चाहे वो कॉर्पोरेट ऑफिस हो या विद्यालय हो, हर जगह कार्य होते हैं और कार्यों को पूरा करने के लिए प्रभावशीलता और कुशलता के साथ संगठन में प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है, मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। तो मैनेजमेंट करते समय सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो प्रबंध के सिद्धांत हैं वो हर प्रकार के संस्थानों में व्यक्तियों के द्वारा यूज किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, अतः प्रबंध के सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखने के लिए आप इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। सार्वभौमिक अनुकूलता का मतलब होता है, सार्वभौमिक का अभिप्राय ये है या उस सत्य से है जो सभी क्षेत्रों में लागू हो, चाहे वो व्यावसायिक हो या गैर व्यावसायिक हो, में समान रूप से लागू होती हैं। और प्रबंध के सिद्धांतों में यह गुण विद्यमान होता है। प्रत्येक व्यावसायिक, चाहे वो औद्योगिक उपक्रम हो तथा गैर व्यावसायिक संस्थान, जैसे कि शिक्षण संस्थाएं हो गई, स्कूल्स हो गए, सरकारी ऑफिस हो गए, खेल का मैदान ही क्यों ना हो गया, कृषि का क्षेत्र क्यों नहीं हो गया, या सेना और क्लब की बात करें हम, हर जगह जो गैर व्यापारिक संस्थान भी हैं वहां पर भी सभी को अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु लगभग एक समान सिद्धांतों का अपनाना पड़ता है, यानी प्रबंधन करने की आवश्यकता पड़ती है। अतः प्रबंधन की जो कल्पना है या प्रबंधन सिद्धांतों की बात करें तो ये सार्वभौमिक होते हैं, व्यापक होते हैं, हर जगह पाए जाते हैं।
इसके बाद देखो बेटा चैप्टर नंबर 3 आ गया। चैप्टर नंबर 3 जो है वो है व्यावसायिक वातावरण। इससे कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 2 नंबर के जो क्वेश्चंस आए हैं ना चैप्टर नंबर 3 से, वो अभी तक पिछले 3 सालों में ज्यादा नहीं आए हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन आया हुआ है 2024 में, तो 2 नंबर का कोई क्वेश्चन व्यावसायिक वातावरण से था ही नहीं। तो कितने नंबर का था? 5 नंबर का था। जी हाँ, 5 नंबर का क्वेश्चन व्यावसायिक वातावरण से सीधे पूछ दिया गया था। तो आइए देखते हैं कि 2 नंबर के पीवाईक्यूज कौन कौन से हैं इस चैप्टर से। 2024 में एक क्वेश्चन केवल आया है, 2023 में नहीं, 2024 में केवल एक क्वेश्चन आया हुआ है, और 5 नंबर का भी क्वेश्चन 2024 में व्यावसायिक वातावरण से आया है। व्यावसायिक वातावरण को परिभाषित कीजिए, यानी सिर्फ हमें इसमें डेफिनेशन लिखनी है। तो व्यावसायिक वातावरण होता क्या है? व्यावसायिक वातावरण की अगर हम बात करें तो वातावरण के घटक, कारक, संस्था, व्यक्ति जो व्यवसाय को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, उसे व्यावसायिक वातावरण कहते हैं। व्यावसायिक वातावरण कहा जाता है। यानी वो सारी ताकतें, वो सारी फोर्सेस, फैक्टर्स जो कि व्यवसाय को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे कहेंगे व्यावसायिक वातावरण के घटक, कंपोनेंट, तत्व, शक्ति, संस्थाएं, व्यक्ति, ये सब कुछ आ सकते हैं इसमें। जैसे कि अगर हम बात करें तो जैसे सामाजिक वातावरण, आर्थिक वातावरण, राजनीतिक वातावरण, ठीक है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तकनीकी, ठीक है, और आप लोगों का एक आएगा वैधानिक, वैधानिक वातावरण। इसके साथ ही साथ अगर हम विशिष्ट शक्तियों की बात करें तो उपभोक्ता, सरकार, समाज, अंशधारी, कर्मचारी, ये सब भी क्या है? ये सब भी एक तरह से विशिष्ट वातावरण के संगठक हो जाएंगे जो व्यवसाय को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, इन्हें हम व्यावसायिक आयाम भी कहते हैं, व्यावसायिक वातावरण के आयाम भी कहते हैं। सामाजिक वातावरण, आर्थिक वातावरण, राजनीतिक वातावरण, तकनीकी वातावरण, वैधानिक वातावरण को। तो इसका आंसर हम कैसे लिख सकते हैं? व्यावसायिक वातावरण से तात्पर्य एक व्यावसायिक इकाई की उन सभी बाह्य शक्तियों से है। बाह्य शक्तियों की हम बात करेंगे बेटा एक्सटर्नल फोर्सेस से ही, कारकों से है या संस्थानों से है और शर्तों से है जिसके अंतर्गत व्यवसाय कार्य करता है और ये व्यवसाय को प्रभावित या इफेक्ट करते हैं। इसके बाद देखो बेटा चैप्टर नंबर 4, यानी हमने पहले भी बताया था कि 2 नंबर के क्वेश्चंस पिछले 3 सालों से चैप्टर नंबर 3 में नहीं आए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 2025 में भी नहीं आएंगे। अगर नहीं आए हैं तो इस साल क्वेश्चंस आने की संभावनाएं ज्यादा हो जाएंगी। हो सकता है 2 नंबर में तीसरे चैप्टर से एक तो आपका परिभाषा पूछ दिया, दूसरा आपका पूछ सकता है व्यावसायिक वातावरण के आयाम कौन कौन से हैं, तो आप लिखेंगे इसमें वही सामाजिक, आर्थिक वातावरण, तकनीकी वातावरण, राजनीतिक वातावरण, इनके बारे में आप लिख सकते हैं। आइए हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की, यानी नियोजन की। नियोजन में पिछले 3 सालों में कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं? इसमें देखो बेटा
2024 में यानी पिछले ही साल जो क्वेश्चन आया हुआ है वो है दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन नियोजन में अंतर बताइए। देखो बेटा, दीर्घकालीन नियोजन का मतलब हो गया कि जो लंबे समय के लिए बनाए जाते हैं। एक प्रकार से ये स्थायी योजनाएं होती हैं जो कि कई सालों तक लागू होती रहती हैं। ठीक है, जैसे एक नियम हो गया, तो नियम क्या है, वो दीर्घकालीन योजना है। ठीक है, स्थायी योजना है, स्टैंडिंग प्लान है। ठीक, दीर्घकालीन नियोजन का अर्थ है लंबे समय के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, एवं इसमें अधिक वित्त जुड़ा होता है। जैसे अगर हम बात करें निवेश संबंधी निर्णय, ठीक है, जिसमें मान लीजिए कि एक मशीनरी खरीदनी है। ठीक है, एक मशीन में निवेश करना है, तो मशीन में निवेश करने के लिए जो नियोजन बनाया जाएगा वो दीर्घकालीन नियोजन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो दीर्घकालीन नियोजन लंबे समय के लिए बनाए जाते हैं और एवं इसमें अधिक वित्त जुड़ा होता है, जैसे निवेश संबंधी निर्णय। ठीक, और अल्पकालीन नियोजन क्या होता है? अल्पकालीन नियोजन छोटे समय के लिए बनाए जाते हैं। छोटे समय के लिए होते हैं, कम वित्त इसमें होता है, कम वित्त की आवश्यकता होती है। और ये जैसे ही अगर मान लो यदि परियोजना या कार्य संपन्न हो जाता है तो फिर इन्हें लागू नहीं किया जाता है, इन्हें समाप्त कर दिया जाता है। और इसमें कम वित्त की आवश्यकता होती है। ये किसी विशेष कार्य के लिए बनाए जाते हैं और जब कार्य या प्रोजेक्ट समाप्त हो जाता है तो ये नियोजन कार्य भी फिर समाप्त माने जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, उस कार्य से ही संबंधित होते हैं। इसके बाद देखिए बेटा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है 2023 में, 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। एक अच्छी योजना के आवश्यक तत्व लिखिए। एक अच्छी योजना कैसी होनी चाहिए? एक अच्छी योजना लोचपूर्ण होनी चाहिए, जिसे आसानी से बदला जा सके। एक अच्छी योजना कैसी होनी चाहिए? एक अच्छी योजना में क्या गुण होने चाहिए? एक अच्छी योजना मितव्ययी होनी चाहिए, है ना, कॉस्टली कम होनी चाहिए। एक अच्छी योजना और कैसी होनी चाहिए? ठीक, रचनात्मकता होनी चाहिए, उसमें क्रिएटिविटी होनी चाहिए। ठीक है, और कैसी होनी चाहिए एक अच्छी योजना? एक अच्छी योजना जो है वो उद्देश्य उन्मुखी होनी चाहिए, उद्देश्यों को पूरा करने वाली होनी चाहिए, उद्देश्य उन्मुखी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि हमने योजना बना दी और उद्देश्य जो है उससे कोई मतलब ही नहीं है, उसको पूरा ही नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो प्रासंगिक होनी चाहिए। ओके,
तो ये लोचपूर्ण होता है, मितव्ययी होना चाहिए, रचनात्मकता होनी चाहिए और उद्देश्य उन्मुखी होना चाहिए, यानी उद्देश्यों की पूर्ति करने वाला होना चाहिए। इस प्रकार का क्या होना चाहिए, नियोजन में, एक अच्छी नियोजन में विशेषताएं होती हैं। ठीक, इसको अगर हम लोगों को और लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, कुछ और पॉइंट्स भी ऐड कर देते हैं। नियोजन को क्या होना चाहिए, सरल होना चाहिए भाई, बहुत कॉम्प्लेक्स नियोजन नहीं होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। और तर्क संगत होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, उद्देश्य उन्मुख होना चाहिए, उद्देश्य और स्थायित्व लाला होना चाहिए, भविष्य को ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए। नियोजन करते समय अल्पकालीन व दीर्घकालीन योजनाओं का में समन्वय होना चाहिए, लोचपूर्ण होना चाहिए, आसानी से थोड़ा बहुत बदलाव लाया जा सके, मितव्ययी होना चाहिए, बहुत ज्यादा भारी भरकम पैसा ना लगा हो, और नियोजन की नियमित समीक्षा करने की आवश्यकता होती है। अतः ये सब कार्य किया जाएगा तो नियोजन में जो सीमाएं होती हैं उनको भी कम किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 में आया हुआ है, नियोजन से ही संबंधित क्वेश्चन है ये। स्थायी योजना क्या होती है? स्थायी योजना को हम लोग स्टैंडिंग प्लान भी बोलते हैं। स्थायी योजना का मतलब होता है ऐसी योजना जो लंबे समय तक प्रयोग की जाती है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए, जैसे नियम जो हो गए, नियम अगर एक बार बन जाते हैं तो नियम जो है वो संस्थान में लंबे समय तक इन नियमों का पालन किया जाता है, बार बार इन्हें बदलाव या बार बार बहुत ज्यादा नियम में बदलाव नहीं होते हैं, ठीक है। नियम हो गए। इसके अलावा अगर हम बात करें किसी प्रक्रिया की बात करें, प्रोसेस की बात करें, तो ये प्रक्रिया जो हो गई वो भी स्टैंडिंग ही प्लान होता है। ठीक, इसको और लिखने के लिए हम लोग ये देख सकते हैं, स्थायी उपयोग योजनाएं वह हैं जिनका प्रयोग बार बार किया जाता है, लगातार किया जाता है, लंबे समय तक होता है और इनकी प्रासंगिकता कई वर्षों तक चलती रहती है। ये आवर्ती योजनाएं होती हैं, यानी इनका दोहराव होता रहता है, एक बार बन जाती हैं तो जब भी कार्य आते हैं या जब भी कोई प्रोजेक्ट या परियोजना आती है तो इनका प्रयोग वैसे ही कर लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखो बेटा, इस प्रकार की योजनाओं को परिस्थिति की दृष्टिगत रखते हुए 2 बार लागू किया जा सकता है। ठीक, यह योजनाएं स्थिर स्वभाव की होती हैं, यानी इनको ज्यादा बदला नहीं जाता है। यह योजनाएं किसी संगठन के सुचारू संचालन के लिए दिशा निर्देश देती हैं। जैसे मान लो एक प्रक्रिया, प्रोसेस, किसी जैसे कार्य कर रहे हैं, उस कार्य को करने का एक प्रक्रिया होती है, एक चरण होते हैं, तो प्रक्रिया जो हो गई वो क्या हो गई, वो एक प्रकार से स्थायी योजना है। नीति, पॉलिसी, ठीक है, ये भी नियम यानी रूल, ये सब क्या है, ये सब स्थायी योजनाएं हैं। प्रोसेस, ठीक है, जैसे कि मान लो विज्ञापन करना है तो करेंगे ही। पॉलिसी जैसे है कि कोई भाई संगठन की एक नीति है, केंद्रीकरण की नीति है या डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी अपनाते हैं, विकेंद्रीकरण करते हैं, तो विकेंद्रीकरण वो करेंगे। रूल, नियम बना दिया है कि भाई सभी को यूनिफॉर्म में आना है संगठन में। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, नियोजन की सीमाएं लिखिए। भाई नियोजन में बहुत सारी सीमाएं होती हैं। अभी जस्ट हम लोगों ने नियोजन के लिए एक अच्छी योजना के बारे में पढ़ा था, तो हम देख लेते हैं कि नियोजन की क्या सीमा है। नियोजन क्या होता है, कठोर होता है, आसानी से नहीं बदला जा सकता एक बार बनाने के बाद। फिर नियोजन में क्या होता है भाई, नियोजन क्या होता है, बहुत ज्यादा इसमें लागत लगती है, लागत ज्यादा लगती है। और क्या होता है नियोजन के साथ, ठीक है, रचनात्मकता को कम करता है, क्योंकि भाई एक बार प्लानिंग बनकर तैयार हो गई तो फिर कर्मचारियों को बिल्कुल उसी प्लान के अनुसार चलना है, रचनात्मकता को कम करता है। ठीक है, तो ये सारी क्या है, ये एक प्रकार से सीमा हो जाती है कि रचनात्मकता कम हो जा रही है, लागत ज्यादा लगी है, कठोर है, समय ज्यादा लगता है नियोजन करने के लिए, बहुत सारा विश्लेषण करना पड़ता है, तो समय जो होता है वो कम ज्यादा लगता है नियोजन करने के लिए। तो यहां पर क्या है भाई, अत्यधिक समय
की आवश्यकता होती है एक अच्छी योजना बनाने के लिए। ठीक है, तो ये सब एक तरह से सीमा है नियोजन की, प्लानिंग की। जैसे कि देखो, नियोजन जो है दृढ़ता उत्पन्न करता है, यानी कठोरता उत्पन्न करता है। एक बार नियोजन बनकर तैयार हो गया तो आसानी से इसे बदला नहीं जा सकता। परिवर्तनशील वातावरण में नियोजन जो है वो प्रभावी नहीं होता है। यदि वातावरण बहुत जल्दी जल्दी बदल रहा है तो हमने जो प्लानिंग बनाई थी पास्ट में पहले से, वो बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं रहेंगी। नियोजन क्या होता है? नियोजन रचनात्मकता को कम करता है, जैसा मैंने बताया कि क्रिएटिविटी को कम कर दे रहा है। एक बार जो योजना बना दी गई उसी के अनुसार जितने भी कर्मचारी हैं उन्हें कार्य करना पड़ेगा। इसके बाद नियोजन में भारी लागत आती है बेटा, इसमें कॉस्ट ज्यादा लगती है, सर्वेक्षण करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, सारे डाटाज बनाने पड़ते हैं, लेना पड़ता है, उसके बाद फिर योजना बनानी पड़ती है। नियोजन समय नष्ट करने वाली होती है क्योंकि टाइम लगता है इसमें बहुत ज्यादा नियोजन बनाने में। नियोजन सफलता का कोई आश्वासन नहीं है। हम जरूरी नहीं है कि आपने जो प्लानिंग कर ली बिल्कुल आप सफल हो जाओगे इस प्लानिंग के अनुसार कार्य करने से। तो नियोजन सफलता की गारंटी या आश्वासन नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखो बेटा, चैप्टर नंबर 5 संगठन अब आ गया हम लोगों का। चैप्टर नंबर 5 में जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, यानी पीवाईक्यूज जो आए हुए हैं उसकी हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर 2023 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, विकेंद्रीकरण के 3 सिद्धांत स्पष्ट कीजिए। बेटा विकेंद्रीकरण होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं कि विकेंद्रीकरण में मैंने बताया था आप लोगों को कि जहां पर अधिकार जो है वो उच्च स्तर से लेकर के निम्न स्तर तक हर एक कर्मचारियों को सौंपे जाते हैं कुछ न कुछ अधिकार किसी कार्य से संबंधित। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर विकेंद्रीकरण हो रहा है, यानी अधिकार सत्ता कुछ लोगों के हाथों में नहीं है बल्कि मुख्यतः कुछ छोटे मोटे कार्यों को करने के लिए हर एक निचले स्तर को भी के कर्मचारी को भी अधिकार दिए गए हैं। तो विकेंद्रीकरण उस भावना या उस सिद्धांत को प्रतिपादित करता है जिसमें अधिकार जो है उनका पूरी तरह से वितरण किया जाता है। तो इस सिद्धांत की बात करें अगर हम, तो इसमें कुछ नियम या कुछ कायदे होते हैं, जैसे कि विकेंद्रीकरण से संबंधित निर्णय लेने का अधिकार सदैव उच्च प्रबंध को दिया जाता है। ये उच्च प्रबंध जो होता है वही निर्णय लेता है कि विकेंद्रीकरण करना है या नहीं करना है। ठीक है, अधीनस्थों में निर्णय लेने की क्षमता हो तभी इसे क्रियान्वित करना चाहिए। बेटा ये भी एक प्रकार से कंडीशन या शर्त रहती है विकेंद्रीकरण करते समय। यदि अधीनस्थ या सबऑर्डिनेट जिन्हें अधिकार दिए जा रहे हैं, यदि उन्हें निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, यदि वो अपने विवेक बुद्धि का प्रयोग करके सही तरीके से समस्या हल नहीं कर सकते हैं, तो फिर विकेंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, तब उन्हें अधिकार नहीं देने चाहिए, पावर नहीं देने चाहिए। ठीक है, तो अधीनस्थों में निर्णय लेने की क्षमता हो तभी क्रियान्वित करना चाहिए। विकेंद्रीकरण व्यवस्था को क्रियान्वित करने के लिए अधिकारों का प्रत्यायोजन किया जाना चाहिए। स्टार्ट कैसे होता है? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से, यानी एक व्यक्ति एक अधिकारी अपने अधीनस्थ को कोई अधिकार कार्यभार देगा तभी विकेंद्रीकरण की शुरुआत होती है। तो अधिकार अंतरण से इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, अधिकार अंतरण जब हर स्तर पर हो जाता है तो वही कहते हैं विकेंद्रीकरण हो गया। अधीनस्थों को अधिकारों के साथ साथ उत्तरदायित्व भी उचित मात्रा में सौंपे जाने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है सिर्फ अधिकार दे दिया, उत्तरदायित्व यानी कार्य और अधिकार के बीच में सामंजस्य होना चाहिए। विकेंद्रीकरण इस मान्यता पर आधारित है कि व्यक्ति द्वारा लिए गए निर्णय की तुलना में सामूहिक निर्णय से जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो ज्यादा व्यवसाय के लिए अच्छे होते हैं। भाई सब जानते हैं कि एक व्यक्ति अगर निर्णय लेगा और कई सारे व्यक्ति मिल करके यदि निर्णय लेते हैं तो निर्णय ज्यादा अच्छा होता है। तो विकेंद्रीकरण इसी भावना से होना चाहिए कि सबको इन्वॉल्व करें। विकेंद्रीकरण की व्यवस्था सामान्य व्यावसायिक उद्देश्यों, संगठनों, संरचना, उपक्रम की नीतियों को जानने व समझने पर निर्भर करती है। विकेंद्रीकरण तभी होना चाहिए जब सभी व्यक्ति संगठन से संबंधित नियम, कायदे, कानून, प्रक्रिया, नीति से परिचित हों, संगठन से पूरी तरह से भली भांति परिचित हों, तभी विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे कुछ सिद्धांत बताए गए हैं। रॉल्फ जे कार्डिनर ने विकेंद्रीकरण के ये सिद्धांत दिए हैं। इसके बाद देखो बेटा,
2022 में आया हुआ एक क्वेश्चन है, संगठन के 2 उद्देश्य बताइए। संगठन यानी ऑर्गेनाइजिंग के 2 उद्देश्य बताने हैं। तो सबसे पहले तो उद्देश्य क्या होता है भाई, संगठन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो अधिकार और उत्तरदायित्व, जिसे हम लोग उत्पादक संबंध बोल सकते हैं, की स्थापना से है। ठीक है, उत्पादक संबंध अधिकार और उत्तरदायित्व के आधार पर जो कार्य जो स्तर सृजित किए जाते हैं उससे है। दूसरा, प्रबंध के स्तर का निर्माण करना भी हो सकता है। भाई अधिकार और उत्तरदायित्व के आधार पर ही तो जॉब जो होते हैं उनका सृजन किया जाता है। जॉब का मतलब क्या हो गया यहां पर, जॉब पोजीशन। जॉब स्थिति का निर्माण करना। ठीक है, तो प्रबंध के स्तर का निर्माण करना और अधिकार उत्तरदायित्व, जिसे उत्पादक संबंध कहते हैं, की स्थापना से है किसी संगठन में। ये संगठन के मुख्यतः 2 उद्देश्य हो सकते हैं। आइए और भी कुछ उद्देश्य होते हैं, जैसे कि मान लो संगठन प्रशासन का एक महत्वपूर्ण कार्य है जिसका उद्देश्य संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। इसीलिए कहा गया है कि संगठन प्रशासन के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को प्राप्त करने में उपकरण का कार्य करता है। संगठन का प्रमुख उद्देश्य योग्य, ये तो नहीं है, ये तो सही नहीं है। यहाँ पर आप लोग इसको, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि अधिकार और उत्तरदायित्व यानी उत्पादक संबंध की स्थापना से है और प्रबंध के स्तर के निर्माण से है। ये मुख्यतः 2 उद्देश्य हो सकते हैं किसी संगठन ऑर्गेनाइजिंग कार्य के। इसके बाद देखो बेटा, 2022 में आया हुआ ये क्वेश्चन है, अधिकार अंतरण के तत्व बताइए। अधिकार अंतरण का मतलब हो गया भारार्पण से, ठीक है, या इसको हम लोग डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी भी बोलते हैं। ठीक है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी भी कहते हैं, और इसको हम लोग प्रत्यायोजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रत्यायोजन। इसके कई नाम हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन अगर इन दोनों नामों से आ गया तो इसका मतलब क्या है, अधिकार अंतरण की बात हो रहा है। इसके तत्व की अगर मैं बात करूं तो देखो बेटा, तत्व जो होते हैं वो 3 होते हैं। कौन कौन से, पहला तो होता है उत्तराधिकार, ठीक है। दूसरा जो होता है वो क्या होता है, उत्तरदायित्व। तीसरा क्या होता है भाई, जवाबदेहिता। ठीक है, ये 3 जो है मुख्यतः तत्व होते हैं अधिकार अंतरण के। अधिकार का क्या मतलब हो गया, जल्दी से देख लेते हैं भाई। अधिकार किसी व्यक्ति को प्रदान की गई वह शक्ति से है, उस पावर से है जिसके आधार पर वह सौंपे गए कार्य को पूरा करता है। यानी कोई कार्य अगर किसी को दिया जाए तो वो कार्य तब तक वो पूर्ण नहीं कर सकता है जब तक उसको उस कार्य से संबंधित अधिकार ना प्राप्त हो। तो अधिकार का मतलब हो गया कार्य को पूरा करने के लिए दी जाने वाली शक्ति से है। ठीक है, तो जब भी आप अधिकार अंतरण किसी भी संगठन में होता है तो अधिकारों का भी अंतरण या प्रत्यायोजन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होता है, ताकि इसमें निर्णय लेने का विवेक और अधीनस्थों को निर्देश जारी करना और संस्था के संसाधनों का प्रयोग करना शामिल होता है। दूसरा जो तत्व है वो है उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व का क्या अर्थ है, संस्था में किसी व्यक्ति को सौंपे गए कार्य से है बेटा।
यानी संस्था में जो कर्तव्य हैं, जो कार्य हैं, जो सौंपे गए हैं, उसको हम लोग किसी व्यक्ति का उत्तरदायित्व कह सकते हैं। ठीक है। जवाबदेही यानी कह सकते हैं कि आंसरेबिलिटी, आंसरेबिलिटी भी एक तत्व होता है किसका, अधिकार अंतरण का, जिसमें ये कह रहे हैं कि जब उत्तरदायित्व दे दिए गए, अधिकार दे दिए गए, तो एक व्यक्ति से उसकी जवाबदेही होती है कि जो उसे कार्य दिए जाएं, यदि वो कंप्लीट या पूर्ण ना होगा तो उसकी जवाबदेही बनेगी कि वो कार्य क्यों नहीं पूर्ण किया जा सका। तो अधिकार अंतरण जब होता है ना, तो अधिकारों का अंतरण होता है, उत्तरदायित्व का अंतरण किया जा सकता है, लेकिन जवाबदेही का अंतरण वो व्यक्ति अपने अधीनस्थ को नहीं कर सकता है यदि कार्य पूरा नहीं हो पाया तो जवाबदेही पूर्व निर्धारित प्रमापों के अनुसार उत्तरदायित्व को पूरा करने और अधिकार का प्रयोग करने का बंधन है। इस बंधन से आजाद नहीं हो सकता है व्यक्ति। वो अधिकार तो किसी को दे देगा, उत्तरदायित्व तो किसी को दे देगा, अपने से निचले अधीनस्थ को, लेकिन जो कार्य उसको उसके सुपीरियर ने, अधिकारी ने सौंपा था, उस कार्य की जवाबदेही उसी व्यक्ति की होगी, उसका जवाबदेही का अंतरण नहीं हो सकता। ठीक है। इसके बाद देखो बेटा, चैप्टर नंबर 6 आ गया नियुक्तिकरण। नियुक्तिकरण यानी स्टाफिंग, जिसे मानव संसाधन प्रबंधन भी कह सकते हैं। ठीक। इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं 2024 की बात कर ले। 2024 में जो क्वेश्चन आया है, सिंपल सा क्वेश्चन है, नियुक्तिकरण का क्या आशय होता है, स्टाफिंग को परिभाषित करिए या स्टाफिंग का अर्थ बताइए। ठीक है। तो देखो बेटा, स्टाफिंग का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझ लो। इसका अभिप्राय मानव संसाधन प्रबंधन से है, जिसमें मानव संसाधन प्रबंध की आवश्यकता का अनुमान किया जाता है। मानव संसाधन प्रबंध नहीं, मानव संसाधन की आवश्यकता का अनुमान लगाया जाता है या मूल्यांकन किया जाता है। उचित व्यक्ति का चुनाव, भर्ती, प्रशिक्षण एवं विकास सम्मिलित है। ठीक है। जिसमें मानव संसाधन आवश्यकता का अनुमान लगाया जाता है, उचित व्यक्ति का चुनाव, भर्ती, प्रशिक्षण एवं विकास किया जाता है। अतः यह प्रबंध का वह कार्य है जो कि मानव संसाधन प्रबंध से संबंधित होता है। ठीक है। इसको इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं कुछ और पॉइंट से, जैसे कि कोई डेफिनेशन यूज कर सकते हैं। प्रबंधकीय कार्य के रूप में नियुक्तिकरण सांगठनिक संरचना में रिक्त स्थानों की पूर्ति करने की प्रक्रिया है। इसकी पूर्ति के लिए सबसे पहले श्रम शक्ति का निर्धारण किया जाता है कि टोटल श्रम शक्ति की कितनी आवश्यकता है। इसके बाद भर्तियां निकाली जाती हैं। फिर भर्तियों को भरने के लिए चयन किया जाता है साक्षात्कार और बहुत सारे परीक्षण के माध्यम से। फिर चयनित व्यक्ति की नियुक्ति होती है और उसके बाद पदोन्नति यानी प्रमोशन भी होता है। मूल्यांकन भी किया जाता है उसके कार्यों का और मूल्यांकन के आधार पर उसका विकास भी किया जाता है, पारिश्रमिक भी तय किया जाता है ताकि वे सांगठनिक ढांचे में अपनी भूमिका का कुशलता पूर्वक निर्वाह कर सकें। ठीक है। तो ये आप इस तरह से भी लिख सकते हैं या फिर आप इतना पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ये पॉइंट लिख दिया या फिर एक डेफिनेशन ही हमने सीधे उठा करके लिख दी। नियुक्तियां प्रबंध पदाधिकारियों की भर्ती, चयन, विकास, प्रशिक्षण
एवं क्षतिपूर्ति से संबंध रखने वाला कार्य है। ये बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया है थियो हैमन ने। इस डेफिनेशन का प्रॉपर आप यूज कर सकते हैं और नियुक्तिकरण को परिभाषित कर सकते हैं। इसमें नियुक्तिकरण के जितने भी कार्य हैं वो सब कुछ सम्मिलित कर दिए गए हैं, यानी भर्ती, चयन, विकास, प्रशिक्षण एवं क्षतिपूर्ति यानी कंपनसेशन। ठीक है, इसके अलावा एक और थियो हैमन ने ही बताया है, ये डेफिनेशन भी आप यूज कर सकते हैं। 2024 में ही बेटा 2 नंबर में एक और क्वेश्चन आया है, वो है भर्ती के आंतरिक स्रोतों को अधिक किफायती क्यों माना जाता है। किफायती का मतलब हो गया मितव्ययी, जिसमें कॉस्ट या लागत कम लग रही हो। तो भर्ती के आंतरिक स्रोत क्यों ज्यादा किफायती हैं? क्योंकि भाई प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होगी, जो व्यक्ति पहले से कार्य कर रहा है उसे कार्य की जानकारी होगी, प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होगी, है ना? नहीं। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो बाह्य स्रोत जो होते हैं उसमें विज्ञापन निकालना पड़ता है, तो विज्ञापन का जो खर्चा होगा वो बच जाएगा। बाह्य स्रोत में विज्ञापन खर्चा होता है, ठीक है, जबकि आंतरिक स्रोत से भर्तियां करने में, आंतरिक स्रोत से भर्ती करने में बाह्य लागत नहीं आती। विज्ञापन की आवश्यकता नहीं है तो कॉस्टली तो कम होगा ही, ये सारे फायदे तो होंगे ही। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये कम खर्चीली होती है, क्योंकि यह विधि कम खर्चीली है क्योंकि संस्था द्वारा रिक्त पदों पर कर्मचारियों की भर्ती आंतरिक स्रोतों से की जाती है और इन्हें अधिक प्रशिक्षण देने की भी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उन्हें पहले से ही संगठन के नियम, कायदे, कानून और संस्था के बारे में पहले से ही पूर्ण जानकारी होती है। तो इस प्रकार कर्मचारियों की भर्ती करने से जो कि आंतरिक स्रोत से होगा, उन्हें प्रशिक्षण पर किया जाने वाला जो व्यय होगा वो बच जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से किफायती मानी जाती हैं। 2024 में ही स्टाफिंग से एक और क्वेश्चन आया है बच्चा 2 नंबर का, वो है स्टाफिंग के 2 लक्षण या 2 विशेषताएं बताइए। तो स्टाफिंग के 2 लक्षण क्या है? मानव संसाधन का प्रबंध करना, ठीक है, और उचित व्यक्ति का उचित पद पर चयन करना, ये सारी चीजें भी आ जाती हैं। ठीक है, मानवीय संसाधनों से संबंधित होता है, पहला हम लिख सकते हैं। इसमें नियुक्तिकरण की जो प्रथम विशेषता है वो ये है कि मानवीय संसाधन से संबंधित है, मानव संसाधन का प्रबंध कर रहा है। मानव रिक्त पद पर कितनी जरूरत है या रिक्त पद कितने हैं और कितने व्यक्तियों की एक संगठन में आवश्यकता है, इसका पता लगाने से शुरू होता है। फिर चयन, फिर भर्ती, फिर चयन, प्रशिक्षण और विकास के माध्यम से ये चलता है। तो मानव संसाधन का प्रबंध, कुशल मानव का प्रबंध करने की जो कह सकते हैं कि विशेषता होती है, विशेषता होती है किसमें? स्टाफिंग में। नियुक्तिकरण एक कागजी कार्रवाई न होकर के ऐसी क्रिया है जिसके अंतर्गत रिक्त पदों पर योग्य व्यक्तियों को वास्तव में नियुक्त किया जाता है। अतः नियुक्तिकरण प्रत्यक्ष रूप से मानवीय संसाधनों से संबंधित है, सभी प्रबंधकीय स्तरों पर आवश्यक है। भाई नियुक्तिकरण हर एक स्तर पर होता है, ऐसा नहीं कि नियुक्तिकरण का कार्य सिर्फ मध्यम स्तर के प्रबंधकों का है, नहीं। उच्च स्तर, मध्यम स्तर, निम्न स्तर के जो प्रबंधक हैं वो अपने अपने विभागों के लिए, अपने अपने स्तरों के लिए, अपने अपने कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए नियुक्तिकरण का कार्य करते हैं। ठीक है, तो नियुक्तिकरण का कार्य प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर किया जाता है और संगठन में मुख्य प्रबंधक की नियुक्ति संचालक मंडल के द्वारा की जाती है और मुख्य प्रबंधक जो होता है वो प्रत्येक स्तर पर स्थापित विभागों के प्रबंधकों की नियुक्ति करता है। ठीक है, 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, नियुक्तिकरण से चयन और भर्ती में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्योंकि 2 नंबर का ये क्वेश्चन है तो आप 2 अंतर लिख दोगे तो काम चल जाएगा।
ठीक है। तो कौन कौन से दो अंतर लिखने हैं हम लोगों को, इस तरह से आप डायग्राम बना लो, इस तरह से आप फ्लो चार्ट बना लो, इस तरह से आप अंतर का आधार लिखो, तुलना का आधार लिखो, जिसमें एक हो गया अर्थ। भर्ती का क्या अर्थ होता है? भर्ती का अर्थ होता है रिक्त पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करने की प्रक्रिया से, ठीक है। इसमें आवेदन आमंत्रित करने के लिए भर्तियां निकाली जाती हैं, जिसमें लोगों को पता चलता है कि संगठन में रिक्त पद कितने हैं और उसमें क्या योग्यता की जरूरत है। तो यह रिक्त पदों के लिए उम्मीदवारों को ढूंढने और उन्हें आवेदन कराने के लिए प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया होती है। जबकि चयन क्या होता है? चयन में योग्य उम्मीदवार को रिक्त पद के लिए चुना जाता है, चूज कर लिया जाता है। चयन करने के लिए क्या किया जाता है? परीक्षण किए जाते हैं, टेस्ट लिए जाते हैं, और क्या किया जाता है? उनका साक्षात्कार किया जाता है और इसके माध्यम से चयनित किए जाते हैं व्यक्तियों को। तो सही किस्म के उम्मीदवारों को चुनने, उन्हें काम पर रखने की प्रक्रिया ही चयन है। भर्ती का उद्देश्य क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा रिक्त पद के लिए आवेदन को या उम्मीदवारों को आमंत्रित करना, ठीक है, या आकर्षित करना। इसका उद्देश्य क्या होता है? अनुपयुक्त जो उम्मीदवार हैं उनकी छटनी कर देना, उन्हें अस्वीकार कर देना और रिक्त पदों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो लोग हैं उनको लेना। एक बड़ा अच्छा अंतर का आधार कहा जाता है कि भर्ती जो है वो उसकी प्रकृति कैसी होती है? ये घनात्मक होती है। घनात्मक क्यों है? क्योंकि जब भी भर्तियां निकलती हैं बहुत सारे बेरोजगारों को खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। सब ये सोचते हैं कि उन्हें एक मौका मिल गया है, उन्हें रोजगार मिल सकता है, वो आवेदन कर सकते हैं। तो ये घनात्मक प्रकृति की होती हैं भर्तियां। जबकि चयन क्या है? चयन में बहुत सारे उम्मीदवार क्या होते हैं? रिजेक्ट हो जाते हैं, हटा दिए जाते हैं, बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो जो उम्मीदवार चयनित नहीं हो पाते उनकी संख्या ज्यादा होती है और जो चयनित होते हैं उनकी संख्या कम होती है। अतः जो चयन नहीं हो पाया उन उम्मीदवारों के लिए जो चयन प्रक्रिया है या जो चयन है वो ऋणात्मक प्रकृति की होती है, नेगेटिव होती है। तो यह एक ऋणात्मक यानी नकारात्मक प्रक्रिया चयन है, क्योंकि इसमें सेलेक्टेड नंबर ऑफ पीपल कम है, रिजेक्टेड नंबर ऑफ पीपल ज्यादा होते हैं। और भी आप कई सारे अंतर आधार दे सकते हैं। अगर यही क्वेश्चन 5 नंबर का आ जाएगा तो 5 हम डिफरेंसेस लिखेंगे। ये क्वेश्चन अगर 10 नंबर का आ जाएगा तो कम से कम 10 या पूरी तरह से 5 को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और ये क्वेश्चन अगर 2 नंबर का आया है तो हम 2 पॉइंट में अंतर लिख सकते हैं। इसके बाद देखो बेटा 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, पदोन्नति को स्पष्ट करिए। पदोन्नति को स्पष्ट करने के लिए आप ऐसे डायग्राम बना सकते हैं। ए का बी से पदोन्नति की बात कर रहे हैं तो यदि किसी कर्मचारी का एक स्तर ऊपर के पोजीशन पर, स्थिति पर उसकी अगर बदल जाए, एक अधिक ऊपर स्तर पर पहुंच जाए तो इसे कहेंगे पदोन्नति हो गई उसकी, ठीक है। यानी अधिकार सत्ता बढ़ जाती है, अधिकार वेतन में वृद्धि होती है, पदोन्नति के माध्यम से पदोन्नति में जब एक व्यक्ति को एक अधिक अधिकार, कार्यक्षेत्र अथवा स्तर प्रदान किया जाता है तो इसे पदोन्नति या प्रमोशन कहा जाएगा। पदोन्नति कहा
जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पदोन्नति के माध्यम से एक अधिकार स्तर ऊपर हो जाता है वर्तमान कर्मचारी का जिसकी पदोन्नति की गई है। पदोन्नति को और अच्छे से लिखना है तो आप ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लीजिए, जब कर्मचारी को निम्न पद से उच्च पद पर भेजा जाता है तो इसे पदोन्नति कहते हैं। पदोन्नति से कर्मचारी के दायित्व भी बढ़ जाते हैं, वेतन भी बढ़ जाता है, अधिकार भी बढ़ जाता है, इसमें वृद्धि हो जाती है। ऐसा आवश्यक ही नहीं है कि एक संस्था में पदोन्नति द्वारा ही भर्ती की जाए, ये तो आंतरिक स्रोत हो जाता है ना पदोन्नति। कई बार किसी अकुशल कर्मचारी को निम्न पद पर भी भेज दिया जाता है, इसे हम लोग पदोन्नति नहीं बोलेंगे बल्कि पदावनति बोलेंगे। उसका डिमोशन हो रहा है, प्रमोशन नहीं हो रहा है। हम लोग यहाँ पर पदारोति को स्पष्ट नहीं करेंगे बल्कि सिर्फ पदोन्नति के बारे में ही बात करेंगे। इसके बाद देखो बेटा 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है, नियुक्तिकरण क्या है। सेम चीज मैंने आप लोगों को बता दी थी कि नियुक्तिकरण एक यानी 2024 और 2022 दोनों में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, नियुक्तिकरण क्या होता है। नियुक्तिकरण प्रबंध का कार्य है जिसमें कि योग्य व्यक्ति को सही पद पर, उचित पद पर, रिक्त पद पर चुना जाता है और फिर उसके बाद उनका प्रशिक्षण और विकास किया जाता है। तो मानव संसाधन प्रबंध से संबंधित कार्य को नियुक्तिकरण कहते हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। ठीक, इसको आप फिर से वैसे ही लिख सकते हैं। फिर देखो 2022 में एक आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, साक्षात्कार क्या होता है यानी इंटरव्यू क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा भाई। रोजगार साक्षात्कार एक प्रकार से चयन करने का एक चरण होता है जिसमें अगर योग्य उम्मीदवार है जिसने परीक्षण पास कर लिया है उसका साक्षात्कार किया जाता है, इंटरव्यू लिया जाता है जिसमें व्यक्तिगत रूप से उससे सवाल और जवाब किए जाते हैं नियोक्ता के द्वारा। ठीक है, तो सभी परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने के पश्चात प्रार्थी यानी जो आवेदक है उसका साक्षात्कार होता है, उसको आमंत्रण दिया जाता है उसके लिए, और इसे अंतिम व रोजगार साक्षात्कार भी कहते हैं। इसमें प्रार्थी के बोलचाल, बोलने की कला का परीक्षण किया जाता है। बोलचाल, जवाब देने की कला, परिपक्वता, स्मरण की जो शक्ति है, याद करने की जो शक्ति है, जो कार्य से संबंधित उसकी जो नॉलेज यानी ज्ञान है और कार्य से संबंधित जो रुचि है उसकी जांच की जाती है। ठीक है, और ये प्रत्यक्ष तौर पे फेस टू फेस जैसे कहते हैं आमने सामने बैठ कर लिया जाता है नियोक्ता के द्वारा। ठीक है, इसके बाद देखो बेटा 2022 में ही 2 नंबर का नियुक्तिकरण से जो क्वेश्चन आया है कि प्रशिक्षण की किन्हीं 2 स्रोतों के नाम बताइए। स्रोतों के नाम बताइए। ठीक है, तो इसमें देखो बेटा प्रशिक्षण के पहला तो होता है आप लोगों का कार्य के दौरान यानी करते समय प्रशिक्षण। ठीक है, और एक होता है आपका कार्य न करते हुए यानी कार्य न करते हुए प्रशिक्षण की विधि। अब इसमें भी कुछ पॉइंट्स आप लिख सकते हो, जैसे कि आप कार्य के दौरान अगर प्रशिक्षण दे रहे हैं तो कैसे क्या क्या करेंगे। नवसिखिया विधि होता है ना, इसके माध्यम से आप कर सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं। और कार्य करते हुए, अगर कार्य ना करते हुए अगर प्रशिक्षण देना है तो इसमें वेस्टिबल स्कूल्स होते हैं, प्रकोष्ठ शाला विद्यालय जिसे कहते हैं, जिसमें डमी मॉडल के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाता है, नकली मशीन के सिखाते हुए प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, और कार्य के दौरान में नवसिखिया विधि है, नवसिखिया जिसे हम शिशु प्रशिक्षण विधि भी बोल सकते हैं। ठीक है, शिशु प्रशिक्षण विधि। ठीक है,
से आपको सिर्फ 2 बताने हैं तो आप इसमें सिर्फ 2 के बारे में ही लिखिए, क्योंकि 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको ज्यादा पॉइंट्स इससे ज्यादा नहीं देने हैं। शिशु प्रशिक्षण विधि और प्रकोष्ठशाला विद्यालय। शिशु प्रशिक्षण विधि में क्या किया जाता है कि इसमें आप लोगों को कह सकते हैं कि नए कार्यालयों में भेज दिया जाता है सीखने के लिए। तो यहाँ पर हमने कई सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देखा और सॉल्व करने की कोशिश की। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के ये 3 से 4 सालों के क्वेश्चन पेपर अगर आपके अच्छे से तैयार हो गए 2 नंबर के, तो आप मान लीजिए कि इसी तरह की, इसी प्रकृति के क्वेश्चंस जो है वो बोर्ड पूछता है, खासतौर पे हमारे स्टेट बोर्ड में। तो तैयारी हमारी बहुत अच्छी रहेगी। आने वाले सेशंस में बेटा आप लोगों को 5 नंबर के क्वेश्चंस भी बताए जाएंगे और 10 नंबर के क्वेश्चंस भी आप लोगों को कराए जाएंगे, और जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चंस कहीं से भी किसी भी नंबर से आ जाए तो आप उसे अच्छे से कर पाएं। तो 2 नंबर के क्वेश्चंस तो ऑलमोस्ट ऐसे ही आते हैं, सिंपल क्वेश्चंस होते हैं हर चैप्टर से। इसको देखना बेटा, ये भी ध्यान रखना कि जो 2 नंबर के क्वेश्चंस है वो ज्यादा लंबा नहीं लिखना है, हम लोगों को पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। पॉइंट वाइज आप आंसर्स करो। पैरा में अगर आप आंसर्स कर रहे हो तो जैसे यहाँ पर देखो, कोई भी पैरा जो था वो एक ही स्लाइड्स के अंदर आ गया, मतलब हमें बहुत ज्यादा 2-2, 3-3 पेज में नहीं लिखना है। लेकिन सेम क्वेश्चन अगर 5 नंबर में आ रहे हैं तो हाँ जरूर, फिर वहां हम एक एक हेडिंग को प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे, प्रॉपर व्याख्या करेंगे, क्योंकि यही 2 नंबर के क्वेश्चन हो सकते हैं 5 नंबर में भी आने, बोर्ड पूछ दे। जैसे कि प्रबंध के कार्य 2 नंबर में जो पूछा था वो 5 नंबर में पूछ सकता है। ठीक है, अभी जैसे कि यहाँ पर पूछा था कि प्रशिक्षण की जो विधि है 2 विधियां बताइए। अब हो सकता है कि प्रशिक्षण के विभिन्न विधियों की व्याख्या करिए, तो आपको सारी जितनी भी विधियां हैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा। तो यूपी बोर्ड के बच्चों, आप लोग PYQs के माध्यम से अपनी तैयारी को एकदम जबरदस्त करने के लिए तैयार हो जाइए। ये सीरीज इसी तरह से चलती रहेगी। कैसा लगा वीडियो, आप लोगों को रुचिकर लगा, अपना कमेंट दीजिए, और भी क्वेश्चंस जो भी हैं उसको भी हम लोग आने वाले समय में सॉल्व करेंगे।